अस्सलामु अलैकुम। बहुत समय पहले की बात है। प्रसिद्ध पुर राज्य में एक बड़ा ही महत्वाकांक्षी राजा राज करता था। राजा को धन धान्य अथवा किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। अगर उसके पास कुछ नहीं था तो वो संतान। राजा की अपनी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण राजा और रानी दोनों काफ़ी दुखी रहा करते थे। हालांकि इन्होंने इसके लिए काफ़ी जप तप भी कराए, परंतु उसका कोई लाभ न हुआ। तभी एक महर्षि के कहने पर राजा ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। पिता बनने की खुशी में राजा ने पूरे नगर वासियों को भोज पर आमंत्रित किया। चारों तरफ जश्न का माहौल था। धीरे धीरे समय के साथ राजकुमारी बड़ी होने लगी। जब वो तकरीबन 18 वर्ष की थी, तब न जाने किस कारण उसकी सेहत बिल्कुल बिगड़ने लगी। देखते ही देखते वो अधमरी सी हो गई। वैसे तो राजा ने उसके इलाज में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। राजकुमारी के इलाज के लिए देश विदेश से बड़े बड़े वैद्य हकीम आए, न जाने कितनी पूजा पाठ भी हुई, परंतु उन सब का राजकुमारी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। राजा इस बात से काफ़ी दुखी थे। राजा रानी को लगने लगा कि शायद एक बार फिर से वे निसंतान हो जाएंगे। तभी दूर देश से एक वैद्य का उनके राज्य में आगमन हुआ। वह देखने में बहुत विचित्र था। तन पर कपड़े भी ढंग के नहीं थे। उसे देखकर पहले तो द्वारपालों ने उसे राज दरबार में प्रवेश करने से ही रोक दिया, परंतु जब राजा से मिलने का हठ करने लगा, तब राजा के सैनिक उसे लेकर राजा के पास गए। वैद्य ने राजा को अपना परिचय देते हुए उनसे उनकी पुत्री को ठीक करने का आश्वासन दिया। राजा उसकी बात को सुनकर काफ़ी प्रसन्न थे, परंतु उसकी वेशभूषा को देखकर उन्हें उसकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं हुआ। चूँकि राजकुमारी की तबीयत दिन प्रतिदिन काफ़ी खराब होती जा रही थी, ऐसे में वो किसी ऐसे वैद्य के ऊपर बेकार में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते थे। इसलिए राजा ने उससे काफ़ी कठोर शब्दों में कहा। वैद्य ने राजा की शर्तों को मानकर उसको राजकुमारी के पास ले जाने को कहा। वैद्य के इस आत्मविश्वास को देखते हुए राजा स्वयं उसे लेकर राजकुमारी के पास पहुँचे। वैद्य ने राजकुमारी का काफ़ी गहन अध्ययन किया और फिर अपनी पोटली से कुछ जड़ी बूटियाँ निकालकर उनसे औषधियों की कुछ पुड़ियाँ तैयार की। राजकुमारी इन औषधियों के इस्तेमाल से बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य ने दवा की पुड़ियाँ रानी को देते हुए कहा। निराश हो चुके राजा ने रानी के मन में एक बार फिर से उम्मीद की किरण जगा दी। दोनों बहुत खुश थे। तकरीबन 2 महीने बाद राजकुमारी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। अब वो पहले की तरह काफ़ी सुंदर युवती बन चुकी थी। जाने से पहले वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने की और दवाइयाँ देते हुए उससे कहा, अब तुम पूरी तरह ठीक हो चुकी हो, परंतु अच्छा होगा कि इन कड़वी दवाइयों का सेवन अगले 1 महीने तक और करो, जिससे ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाए और फिर ये रोग कभी तुम्हें छू भी न सके। राजा वैद्य से बहुत खुश थे। उन्होंने वैद्य को दरबार में बुलाया और कहा कि मेरी शर्तों को मानकर तुमने मेरी पुत्री का इलाज किया और अब वह बिल्कुल ठीक है। यहाँ मेरी पुत्री का इलाज करने के लिए बड़े बड़े तांत्रिक, वैद्य और महात्मा आए, परंतु कोई भी राजकुमारी को ठीक नहीं कर सका। परंतु तुमने सिर्फ 2 महीनों में उसे पहले जैसा कर दिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ और अपने द्वारा दिए गए वचन के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा मुँह मांगा इनाम देना चाहता हूँ। तो बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? राजा से यह बात सुनकर वह अति प्रसन्न हुआ और उसने राजा से पूछा, तो क्या आपको अपना वचन याद है? राजा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल याद है। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो चाहो मांग सकते हो, मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा। वैद्य ने कहा, एक बार फिर से सोच लीजिए, कहीं आप अपने वचन से मुकर तो नहीं जाएंगे। राजा को अब थोड़ा गुस्सा आया। उसने कठोर स्वरों में वैद्य को अपनी मांग रखने को कहा। तब वैद्य ने राजा से उनकी आधी सल्तनत उसे देने को और राजकुमारी से उसका विवाह करने की मांग रखी। यह सुनते ही राजा और रानी दोनों आवेश में भर गए। राजा के क्रोध को समझते हुए दरबार में खड़े सिपाहियों ने वैद्य को घेर लिया।
आवेश में आ चुके राजा ने वेद से कहा, तुमने अगर मेरी बेटी की जान न बचाई होती तो अब तक तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दिया गया होता। तुम्हारे एहसानों को याद करके ही मैं तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ। तुम चाहो तो कुछ और मांग सकते हो, परंतु अगर तुमने दोबारा वही बात दोहराई तो अगले ही पल तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। वेद जान चुका था कि अब यहाँ ठहरना उसके लिए खतरे से खाली नहीं है। अंते बड़ी ही कातिलाना मुस्कान आंखों में लिए उसने दोनों हाथ जोड़कर राजा और रानी को प्रणाम किया और वहाँ से उल्टे पांव लौट गया। उसके जाने के कुछ ही दिनों बाद एक दिन अचानक राजकुमारी की तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। वह नीली पड़ने लगी। उसकी हालत ऐसी थी, राजा रानी चकरा गए और उन्होंने फटाफट राजवैद्य को राजकुमारी के पास बुलाया। राजकुमारी की स्थिति को देखकर राजवैद्य की जुबान पर खामोशी छा गई, मानो उन्हें किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो। राजवैद्य काफ़ी देर तक वहीं खामोश खड़ा रहा। राजा द्वारा बार बार पूछे जाने पर राजवैद्य ने बताया कि राजकुमारी के पूरे शरीर में विष फैल चुका है। चूँकि विष काफ़ी प्रभावशाली है, इसलिए अब राजकुमारी को नहीं बचाया जा सकता। राजवैद्य की बातें सुनकर राजा मूर्छित हो गया और वहाँ मौजूद लोग यही समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर राजकुमारी को विष किसने दिया। मालूमात करने पर पता चला कि वैद्य ने जो पुड़िया राजकुमारी को अगले 1 महीने तक खाकर बंद करने को दी थी, उनमें से एक पुड़िया जहर की थी, जिसे राजकुमारी ने आज सुबह खाया है, जिसके तुरंत बाद राजकुमारी का शरीर नीला पड़ गया। असल में वैद्य को राजा की मंशा पर पहले ही संदेह हो चुका था। उसे लगने लगा था कि राजा अपने दिए वचन को शायद पूरा नहीं करेंगे, इसलिए वैद्य ने राजकुमारी की पूर्णतः ठीक होने के बाद उसे एक अगले महीने तक दवा के लिए 30 पुड़िया बनाकर दी, जिसमें एक पुड़िया जहर की थी। उसने जहर की पुड़िया दवाओं में जानबूझकर रखी थी ताकि राजा अपने वादे के मुताबिक उसकी इच्छा को पूरा करते हैं तो ऐसी स्थिति में वह स्वयं उस जहर की पुड़िया को निकालकर फेंक देगा, परंतु अगर राजा अपने वादे से मुकर जाए तो उस जहरीली दवा को खाकर राजकुमारी स्वयं अपने प्राण त्याग देगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।